जी, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. We are today going to start our new topic, and it is about sequential games, right? So, we are going to discuss sequential games today, and they are also called dynamic games. These are called dynamic games because you are going to learn very soon that there is a concept of ordering involved in these types of game, and whenever there is an order there will be a concept of time, that someone is moving first while the other is moving later on. तो चूंकि इसमें पहले और बाद की एक तरतीब का जिक्र आएगा, तो हेंस डायनामिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी. एनी मॉडल दैट इन्वॉल्व्स टाइम एज ए कंसेप्ट, बेसिकली इट इज नोन एज अ डायनामिक मॉडल. तो डायनामिक मॉडल और भी टाइप के हैं, ये एक है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं. इनको कहते हैं सीक्वेंशियल गेम्स. अब हम डिस्कस करेंगे. So we had a brief introduction of what is the meaning of sequential game while we were discussing the games in general in lecture 1 probably or 2, है ना. इंट्रोडक्शन जब हमने पहले लेक्चर में लिया था कि मुख्तलिफ तरह के गेम्स होते हैं. अब तक हमने सारे गेम्स स्टैटिक गेम्स लिए हैं, वेयर ऑल प्लेयर्स वर मूविंग एट द सेम टाइम्स, है ना. तो वो उसमें कोई यानी साइमल्टेनियस मूव था सब प्लेयर्स का. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम वेयर प्लेयर्स कैन हैव एन ऑर्डरिंग. एक पहले जाम चलेगा, दूसरा फिर उसके बाद अपनी बारी चलेगा. जैसे शतरंज में फॉर एग्जांपल होता है कि समवन प्लेस फर्स्ट व्हाइल द अदर मूव्स सेकंड. तो अगर जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास ऑर्डरिंग पहले से मालूम हो कि कौन कब अपनी मूव चलने वाला है, तो फिर गेम की नौइयत पे क्या फ़र्क आता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. वी वुड लाइक टू डिस्कस दीज कंसेप्ट्स. प्रोबेबली एक लेक्चर आज का होगा और शायद एक दो और भी हों, क्योंकि जैसे ही मूव की ऑर्डरिंग हमें मालूम हो जाए, तो दिस ब्रिंग्स फोर्स अनदर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एंड दैट इज अबाउट थ्रेट्स एंड कमिटमेंट्स. तो हम पहले ज़रा बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप कर लें, फिर देखते हैं कि इन कंसेप्ट्स की रोशनी में थ्रेट्स और कमिटमेंट्स को कैसे मॉडल किया जा सकता है इन गेम थ्योरेटिक कंसेप्ट, मतलब ये कि फ्रेमवर्क. ओके. And we have also discussed this earlier that there are two ways of representing a game. One is intensive form while the other is extensive form. Intensive form वो होता है जिसमें मैं गेम पे ऑफ्स को एक मैट्रिक्स की सूरत में रिप्रेजेंट करता हूँ, है. और अगर मैं जो है मेरे गेम्स हों उनको मैट्रिक्स फॉर्म के बजाय एक ट्री की फॉर्म में, जिसकी कई शक्लें हो सकती हैं जो हम आज के ही लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव फॉर्म. एक्सटेंसिव फॉर्म ये है कि गेम इस तरह से लिखा गया है कि ये मालूम हो रहा है कि हु इज मूविंग व्हेन, ठीक है, जबकि इंटेंसिव फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन मालूम नहीं होती. नाउ लेट्स कंसिडर a typical game. There are two players, player 1 and player 2. अच्छा, यहाँ पर अब जाहिर है मेरे पास ये जो दायरा है ये थोड़ा बड़ा लगा हुआ है. आप जब किताब पढ़ेंगे तो वो बहुत छोटा सा दायरा लगाते हैं, बल्कि वो नॉड लगा के ना, छोटा सा डॉट लगा के वन को उससे बाहर लिखते हैं. So it doesn't make any difference. One means that player 1 is standing here and he is taking his first turn. पहले नंबर पे player 1 को हम फर्ज कर रहे हैं कि वो अपना मूव ले रहा है. So he has two options. या तो ये है कि वो अप खेल दे, या ये है कि वो डाउन खेले. So he has two strategies, to play up or to play down. Now, given that he can play up or down, now player 2 has a chance to make his move. ठीक है. वंस अगेन बुक वाला या कई किताबों वाले यहाँ पूरा सर्कल बना के 2 नहीं लिखते. अमूमन वो क्या करते हैं, एक डॉट बनाकर 2 को उसके ऊपर लिख देते हैं. मतलब ये है कि यहाँ पर अब 2 की बारी है, अब उसने अपनी बारी चलनी है. नाउ player 2 can either move left in response to the player 1's up or he can move right. ठीक है. वो पहले आप लाइट लेफ्ट जिस तरह लिखते थे, अब इस तरह करके ट्री की फॉर्म में ब्रांचेस जैसे निकलती चली जा रही हैं. हर तने के एंड पर एक मोटी सी यानी नॉड है, और उसके अंदर से फिर आगे जो है वो 2 शाखें निकल गई. अगर 3 होती तो मैं 3 शाखें भी यहाँ से निकाल सकते हैं.
So if he plays left, for example, in response to player one's up, then both player will end up with a payoff of 0-0, where the first number represents the payoff of the player who is player 1, whereas 0 is the payoff of player 2. यानी जो दूसरा नंबर है ये दूसरे प्लेयर का है और पहला ये जो 0 है ये पहले प्लेयर का। आमतौर पे वही तरतीब जो हम मेंटेन करते हैं कि यानी पे ऑफ का जो हमारा सेट होता है जिसमें दो नंबर लिखे हुए हों, अगर दो प्लेयर्स हों, तो जैसे वहां हम कहते थे उस सेल में पहला नंबर पहले प्लेयर का है, दूसरा नंबर दूसरे प्लेयर का है, तो वी विल maintain the same basically convention here as well. Now if he plays right in response to the up of player 1, he will get 2 will get 1, whereas player 1 is going to receive a payoff of 3. ठीक हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले डिस्कस करते थे. Now if player 1 plays down, then once again player 2 has two options, either play left or right, है ना. तो अगर वो उसके डाउन के जवाब में लेफ्ट खेल दे, his payoff will be 2, whereas payoff of player 1 will be 1. And if he plays right, then the payoff of player 1 will be 3 and the payoff of player 2 will be 1. तो बिल्कुल यानी उसी तरीके से है ये चार, यानी आप देखें हमारे पास पे ऑफ्स बन रहे हैं जो हमारे साइमल्टेनियस गेम के 4 सेल्स में लिखे होते थे. इफ यू रिकॉल द डिस्कशन तो वो बिल्कुल आसान है. सो अब चूंकि इसमें 4 पे ऑफ्स हैं और 4 सेल्स वहां होते थे, वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस गेम इनटू इट्स इंटेंसिव फॉर्म. वो कैसे? वो आपका वो टिपिकल स्टाइल में player 1 has two strategies, either play up or down, and 2 has two strategies, left and right. Now if 1 plays up and 2 plays left, the payoff is 0-0, which is here. You see, if 1 plays up, 2 plays left, 0-0. If 1 plays up and 2 plays right, it is 3-1. So if 1 plays up, 2 plays right, 3-1. Now if player 1 plays down, which is this one, and in response 2 plays left, so 1-2, which is here against his left, and if he plays down and player 2 plays right, then the payoff is 3-1, which is this 3-1, down right. So you can see that if we have all 4 payoffs, we can convert any game which is written in its extensive form in the form of or in the way we have learned in the intensive form, है ना. उस तरह उसको ट्रांसफॉर्म मैं कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ ये बात नोट कर लें कि मैं ट्री फॉर्म के गेम को इंटेंसिव फॉर्म में तो ले आया. अब जरा ये सवाल उठाइए कि क्या मेरे पास अगर ये टेबल बना हुआ होता, इंटेंसिव फॉर्म वाला गेम होता, सो कुड यू कन्वर्ट इट इनटू एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ द गेम? जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट यहाँ लेक्चर को 10 सेकंड के लिए रोकें और सोचें कि क्या आप इस टेबल को, उस इंटेंसिव फॉर्म को एक्सटेंसिव फॉर्म जो ऊपर लिखी हुई है उस पर मॉडल कर सकते थे? जवाब है नहीं. स्टॉप द वीडियो एंड थिंक व्हाई नॉट. वजह उसकी ये है कि ट्री फॉर्म में गेम लिखने के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हु मूव्स फर्स्ट एंड हु मूव्स सेकंड. ये तो मैंने आर्बिट्रेरीली 1 को पहले चलाया है ना, जरूरी नहीं है. अभी हम आगे देखेंगे 2 कैन ऑल्सो मूव फर्स्ट. तो ट्री फॉर्म के अंदर गेम को लिखने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है कि हु इज मूविंग फर्स्ट. और जब मैं गेम को इंटेंसिव फॉर्म में लिखता हूं तो ये इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है, ये नामालूम हो जाती है, क्योंकि गेम को इंटेंसिव फॉर्म में लिखने का मतलब ही ये है कि वी डू नॉट नो हु इज मूविंग फर्स्ट, रादर वी आर अस्यूमिंग that both players are moving at the same time. तो जब मेरे पास टाइम डायमेंशन खत्म हो गई तो ये मालूम नहीं किया जा सकता कि कौन पहले मूव करता है. और जब यही मालूम नहीं है तो यू कैन नॉट कन्वर्ट एन इंटेंसिव फॉर्म गेम इनटू इट्स एक्सटेंसिव फॉर्म गेम अनटिल अनलेस कि मैं बारी बारी दोनों प्लेयर्स को, पहले एक को पहले मूव कराऊं फिर दूसरे को पहले मूव कराऊं और गेम लिख लूं.
तो वो उसके 2 वर्जन्स बन जाएंगे अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि कौन पहले चलता है। जैसे एक वर्जन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसी का दूसरा वर्जन इस तरह लिख सकते हैं कि 2 को पहले चला लें लेफ्ट राइट, और उसके जवाब में 1 की अप और डाउन की 2-2 शाखें निकाल लें, और पे और फिर भी इसी तरीके से नजर आएंगे आपको। ठीक हो गया जी? ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, ये जो गेम अभी हमने बनाया है, दिस गेम इज कॉल्ड परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम। अच्छा, इंशाल्लाह अगर वक्त रहा इस कोर्स में तो आगे जाके हम इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बेसिक नोशन यानी नोट कर लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम एंड imperfect information game. In the game that we just introduced in the previous slide, you note down the fact that the player 2 who was moving second, ठीक है ना, he knew at which node he is standing, यानी उसे ये पता था कि मुझसे पहले प्लेयर ने आया अप खेला है या डाउन खेला है। कई दफा ऐसा होता है कि प्लेयर्स को ये मालूम नहीं होता, उनके पास ये इंफॉर्मेशन सेट पूरी नहीं होती कि व्हाट वाज डन बाय द प्लेयर हु हैड टू मूव बिफोर मी, है ना, यानी मुझसे पहले वाले ने क्या किया, आई डोंट नो व्हाट वाज डन बाय हिम। तो अगर कोई ऐसा गेम हो जिसमें अनसर्टेनिटी अबाउट द मूव ऑफ द प्रीवियस प्लेयर प्रिवेल करे, कि जहां मुझे ये नहीं, कई दफा ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता सिनेरियो में कि यार उसने क्या किया है। अगर तो हमें पता होगा अच्छा यार वो ये करेगा या उसने ये किया है तो फिर मैं ये कर देता हूँ, या कई दफा ऐसा होता है कि अच्छा यार वो ये करेंगे तो फिर हम ये करते हैं। लेकिन अगर मुझे ये पता ही ना हो कि यार वो क्या करने वाला है, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, तो फिर गेम को और तरह से लिखते हैं और उसको सोल्यूशन मेथड भी जरा फर्क है। इस तरह के गेम को कि जब इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट हो हम यूं करके लिखते हैं। अब देखें इसमें फर्क क्या है। अब ये जो हमारे पास ये नॉट थी ना 2 और 2, प्लेयर 2 के जो 2 मूव्स थे, इसको हमने एक डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, मिला दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ये इस चीज की कन्वेंशन होती है कि प्लेयर 2 इज स्टैंडिंग हेयर एंड देयर साइमल्टेनियसली एंड ही डज नॉट नो वेयर हिज, है ना, उसको नहीं पता कि वो यहाँ जो पहुंचा है वो प्लेयर 1 के अप के जवाब में पहुंचा हुआ है, या यहाँ जो पहुंचा है वो प्लेयर 2 के यानी डाउन के जवाब में पहुंचा है, यानी हिज टर्न is representing which decision of player 1, up or down, he does not know this। तो जब वो नहीं जानता तो इसका मतलब है कि जो उसका ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उसकी इंफॉर्मेशन सेट कंप्लीट नहीं है। और जब ये मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि ही नोज वेयर ही इज, वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग टू अप और वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग टू डाउन। बट व्हेन ही डज नॉट नो वेदर ही इज रिस्पॉन्डिंग टू प्लेयर वंस अप और डाउन, देन वी राइट दिस गेम इन दिस फैशन, कि इन दोनों को एक लाइन से वो फिर ज्वाइन कर देते हैं। और ये ज्वाइनिंग इस चीज की इंडिकेशन होती है कि ये एक इम्परफेक्ट डायनामिक गेम है। ठीक है ना, ये आपको नोशन जरूर याद होना चाहिए कि अगर यूं किसी प्लेयर की जो नॉड्स हो, सॉरी जो नॉड्स हैं उसकी, उनको अगर किसी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया गया हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम है। और प्लेयर को, वो प्लेयर जिसकी ये नॉड्स आपने मिलाई हैं, he does not know what was previously done by the player, which move was taken by him, up or down। अब इस तरह का अगर सिनेरियो फिर कैसे सॉल्व होता है वो एक अलग क्वेश्चन है, अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते, वक्त बचा कोर्स में, जो कि वैसे तो जब हम नॉर्मल कोर्स पढ़ाते हैं उसमें ये आ जाता है। अब पता नहीं ये जब हमारा नया तजर्बा है इसमें हम कहाँ तक जा पाएंगे। सो लेट्स सी। ओके जी, so this is a basic introduction about sequential game. Now let's see how do we solve this game। और जो बेसिक कंसेप्ट जो इस किस्म के गेम्स को सॉल्व करने में यानी इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज रिटन इन दी हेडिंग बैकवर्ड इंडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस बैकवर्ड इंडक्शन? ठीक है, तो सेटल द आइडियाज, let's consider the entry game that there are 2 players, one is a monopolist who is already operating in a business and he is facing a threat from a potential entrant, है ना, ये गेम हमने डिस्कस किया हुआ है पहले।
So suppose player 2 is the one who has to take decision whether to enter the market or not. So if he decides not to enter, then player 2 will get a payoff of 0. Remember once again, दूसरा जो नंबर है वो player 2 का है, और जो मोनोपोलिस्ट ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, his payoff will be 2. सही हो गया. Now, on the other hand, if he decides to make an entry, if he makes an entry in the market, now monopolist who is player 1, he has a choice. अब उसको फैसला कर रहा है, यानी जब 2 ने एंट्री ही नहीं ली तो पहले को कोई फैसला नहीं करना, गेम खत्म हो गया. लेकिन अगर 2 ने एंट्री कर ली मार्केट में, नाउ वन हैज टू मेक अ चॉइस. ही हैज टू ऑप्शंस, ईदर फाइट और एक्सेप्ट. ईदर रिटेलिएट करे, उसकी एंट्री को कम्पीट करे मार्केट में, यानी कम्पीट करने का मतलब है वो प्राइस कम कर दे अपनी, ताकि दूसरे प्लेयर को लॉस हो और वो मार्केट से निकल जाए, या ये कुछ भी ना करे, एक्सेप्ट कर ले विदाउट रिटेलिएशन. इन द फर्स्ट केस प्लेयर 1 विल हैव, जो कि मोनोपोलिस्ट है, जब वो प्राइस कम करेगा उसको लॉस होगा. सपोज हिज लॉस इज -1, ये उसका पे ऑफ है. और अगर वो, और उस केस में प्लेयर 2 को 0 मिलेगा क्योंकि वो बाहर चला जाएगा मार्केट से. और अगर प्लेयर 1 जो है वो एक्सेप्ट करता है उसकी एंट्री को और कुछ भी नहीं करता, देन बोथ शेयर द मार्केट इक्वली. सपोज 1-1 है ना, दोनों को फिर 1-1 मिलियन या वट एवर दैट वन इज, उसका पे ऑफ मिलना शुरू हो गया. नो, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ द गेम. स्टोरी के ऊपर ना जाएंगे, वो हमने 0 क्यों रखा है फाइट के जवाब में, ये वाला, ये माइनस क्यों नहीं है भाई, हम इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गेम कैसे सॉल्व होता है बस ये फिलहाल सीखना चाह रहे हैं. ओके, जैसे हमने कहा कि इस किस्म के गेम को हम सॉल्व करते हैं थ्रू ए मेथड ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन मेथड. ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट जैसे आप पहले सीख कर आए थे, नैश इक्विलिब्रियम होता था. यहाँ अब जो इक्विलिब्रियम निकल के आता है उसको हम नैश इक्विलिब्रियम के नाम से नहीं जानते, बल्कि यहाँ से जो इक्विलिब्रियम निकलता है उसको सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम कहते हैं. यू विल कम टू नो वेरी शॉर्टली इंशाल्लाह व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम. और इसको सब गेम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस गेम को हम एक से ज्यादा गेम्स के अंदर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे. लेट्स सी हाउ. ओके, the method to solve this game is to start from the end node, as the word indicates, backward induction. यानी बजाय ये कि मैं इस गेम को यहां से देखना शुरू करूं और फिर देखूं क्या होगा, मैं इस गेम को इसकी जो आखिरी नोड है वहां से शुरू करता हूं. ठीक है, व्हाट इज इट्स लास्ट नोड, दिस व्हेन प्लेयर 1 हैज टू मेक अ मूव, है ना, ये वाली. तो लेट्स आस्क ए क्वेश्चन दैट व्हाट विल प्लेयर 1 डू इफ गेम रीचेस एट दिस नोड 1. ठीक है, अगर गेम यहां पहुंच जाए किसी तरह, फिर क्या होगा. नाउ व्हाट विल प्लेयर 1 डू, ही हैज टू ऑप्शंस, फाइट or accept. If he fights, his payoff is -1. If he accepts, his payoff is 1. So if he is a profit maximizer, what should he do? He should clearly accept, है ना. In that case, उसका जो payoff है वो ज्यादा है फाइट के मुकाबले में. अब ये वाला जो payoff है, आप चाहें या ना चाहें, आपकी मर्जी है, आप यहां उठा के रख दें. यहां रखने का क्या मतलब हुआ कि अब प्लेयर 2 के सामने ये चॉइस है कि वेदर आई शुड मेक एन एंट्री और आई शुड स्टे आउट. तो अगर तो मैंने एंट्री की, प्लेयर 1 एक्सेप्ट करेगा एंड आई विल बी फेसिंग दिस पे ऑफ. सही है ना. तो ये वाला पे ऑफ मैंने यूं करके आसानी के लिए यहाँ ले आया हूँ. कई किताबों वाले नहीं रखते और हम आगे नहीं रखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि प्लेयर 1 के इन के जवाब में जो पे ऑफ प्लेयर 1 को मिलना है वो ये वाला है, ये वाला नहीं. क्यों, क्योंकि जब वो इन की चॉइस करेगा तो प्लेयर 1 इज गोइंग टू एक्सेप्ट व्हेन ही रीचेस हियर. जब प्लेयर 1 के पास चांस आनी है ना, अपनी दाम चलने की बारी आएगी, तो वो जो है वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसका पे ऑफ जो है 1 है. तो इसका मतलब प्लेयर 2 के सामने जो पे ऑफ है वो ये 1-1 और ये 2-0 वाला है. और हमें मालूम है कि ये जो दूसरा नंबर है ये प्लेयर 2 का पे ऑफ है. तो प्लेयर 2 का पे ऑफ इन की सूरत में क्या है, 1, और आउट की सूरत में क्या है, 0. सही है. नाउ once you have decided what will happen if the game reaches at this node 1,
you can take this information back at node 2 and ask the same question, what will player 2 do if he has to take his move. अब हमें मालूम है कि प्लेयर 1 को क्या करना चाहिए, ही शुड मूव इन. क्यों? क्योंकि इन की सूरत में इसका पे ऑफ 1 है और आउट की सूरत में 0 है, so he will choose in. So what is the outcome of this game? That player 2 will make an entry, he will make an entry in, वो in चूज करेगा और प्लेयर 1 जो है वो एक्सेप्ट चूज करेगा. तो ये इस गेम का आउटकम आ गया हमारे पास. ठीक है ना. ये अब आप देखें यहां फिलहाल जो हमने समझने की कोशिश की है वो क्या है कि बैकवर्ड इंडक्शन का तस्वुर क्या है. इन बैकवर्ड इंडक्शन we start from the last node and take the information which is available at the back node to the previous node. ठीक है ना. आखिरी फैसले से शुरू करके मैं नतीजे निकालता आ रहा हूं पहले नतीजे तक. सही है ना. यानी फर्ज करें कि आप जो है वो कोई फैसला करने लगे और आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, यूं करूंगा तो यूं होगा. अब आपने ये फैसला करना है कि मैं आज करूं, तो मैं देख रहा हूं कि भाई आगे जाऊंगा यूं मुड़ूंगा तो एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं वहां से टर्न लूंगा तो एक्सीडेंट होगा, तो मुझे वहां अगर पहुंचने से पहले वाला जो मूव है फिर वहां नहीं जाना चाहिए. है ना. गेटिंग द पॉइंट. सो दैट इज द एसेंस ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन. So we determined what players would do at the end of game and take that information to the previous step to see how players would respond to those future moves. ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं गुनाह करने लगा हूं और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि गुनाह के नतीजे में फर्ज करो मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, तो अब मैं मैंने आज फैसला करना है कि मैं बुराई करूं या नहीं करूं. तो मेरे सामने नतीजा है, मैं करूंगा तो वो करूंगा, फिर मरूंगा तो जहन्नुम में चला जाऊंगा, तो जहन्नुम तो बुरी चीज है, उससे बचना है, तो मैं आज फिर जो है बुराई छोड़ दूं. तो आई एम टेकिंग डिसीजन इन अ बैकवर्ड मैनर. ठीक है ना. बात आ रही है, क्लियर हो रही है ना बात. यानी आखिरी नॉट से पीछे चलता आ रहा हूं. ओके, लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल. war game, escalation game. Now suppose there are two countries, country 1 and country 2, और उनकी आपस में जो है वो झगड़े की कैफियत रहती है और हर कोई दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में रहता है. एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया. ये दोनों कंट्रीज की ये कोशिश होती है कि जब कोई ऊंच नीच हो जाती है किसी मामले पे तो दूसरे को नीचा दिखाएं और इस तरह अपनी जो है वो इज्जत बनाने की कोशिश करते हैं. Now let's model this situation in this backward game scenario और फिर देखें कि सॉल्व कैसे होता है. Suppose the country 1 has basically two choices. Either to accept the status quo. Status quo ये है कि बस दोनों जंग ना करें, तो सुकून से बैठे, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी वगैरह भी ना करें, एक दूसरे के ऊपर अपने जहाज भेज कर जो है वो बमबारी भी ना करें, एक दूसरे के इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट भी ना करें. नाउ दिस इज स्टेटस को. ओके, लेट्स एक्सेप्ट इट. दूसरा ये हो सकता है कि कंट्री 1 कहता है नहीं मैं स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं धमकी लगाऊंगा, मैं तुम्हारा ऐसी की तैसी कर दूंगा, हमला कर दूंगा, ये वो. ठीक है. तो अब ये दो ऑप्शन है फॉर कंट्री 1, ईदर टू एक्सेप्ट द स्टेटस को और टू थ्रेटन द अदर कंट्री. if the journal 1 of country 1, और इसको जर्नेल कह लें या कंट्री कह लें, if the journal of one country decides not to break the status quo and accept it, then both will have a payoff of 0-0. ना कोई जीता ना कोई हारा और किसी को मतलब कोई ना फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ. However, if he decides to threaten, जो है धमकी लगाई कि मैं अब तुम्हारे ऊपर यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, है छोटी मोटी गोलाबारी भी फर्ज करें कर दी. अब वो ये सोच रहा है कि यार मैं हल्की फुल्की गोलाबारी करता हूँ, तो अब प्लेयर 2 के पास अब चांस है कि अब उसने अपनी बारी चलनी है, दूसरे मुल्क के पास है ना, दूसरे मुल्क का जो आर्मी का जो जर्नल है उसने फैसला करना है मैं क्या करूँ. ही हैज टू ऑप्शंस, ईदर टू कंसीड और एस्केलेट. है ना. कंसीड का मतलब यह है कि उसकी गोलाबारी के जवाब में या उसकी धमकी के जवाब में चुप हो जाए और एक किस्म का नीचे लग जाए जिसको आप कहते हैं. और दूसरा क्या है कि ऐसी की तैसी एस्केलेट कर दे.
यानी उसने अगर गोला चलाया है तो मैं भी फिर गोले चलाऊंगा, बल्कि जहाज भी भेजूंगा, बड़ा मिसाइल चला दूंगा, ये वो वट एवर, एंड आई विल बी एस्केलेटिंग, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट इन ए पॉजिटिव मैनर, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दे दूंगा। अच्छा, अगर कंट्री टू का जो है जो हुक्मरान है या वट एवर, वो ये फैसला करता है कि यार मैं कुछ नहीं करता, तो उसका जो पे ऑफ है, अब दोनों का किस तरह से आ रहा है, यानी अगर वो कंसीड कर लेता है उसकी धमकी को और कुछ नहीं करता, तो प्लेयर वन he will have a payoff of 1, whereas player 2 will have a payoff of -2, where -2 is representing a disutility, यानी उसकी बेइज्जती हो गई एक किस्म की, और प्लेयर 1 जीत गया तो उसको उसकी एक किस्म की यानी वो हो गई, यानी बात ऊपर चली गई उसके है, तो ही इज सॉर्ट ऑफ विनर, कि उसने धमकी लगाई और आगे साथ अगला बंदा ठुस हो गया। तो ये एक जो है वो किस्म की अखलाकी फतह ही समझ लें या कुछ भी समझ लें, सियासी फतह समझ लें। तो ये होता है ना पाकिस्तान इंडिया में इस तरह। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि प्लेयर टू जो है वो एस्केलेट करे, वो कहे मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं भी गोले चलाऊंगा। अच्छा, अब जब ये भी गोले चला देगा तो गेम विल नॉट एंड, नाउ द प्लेयर वन हैज ए मूव, अब उसकी बारी है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या वो बैक डाउन करे, यानी उसने एस्केलेशन दिखा दी, अब ये बैक डाउन भी कर सकता है, वॉर भी कर सकता है, वो कहता है चलो यार बस हो गया, चलो खैर है, लेट्स लेट इट बी ओवर, or he may aggressively respond by engaging in a war। अगर प्लेयर वन जिसने ये मस्ती शुरू की थी सारी थ्रेटन के जरिए से, वो यहां पहुंच के बैक डाउन का ऑप्शन लेता है, तो हिज पे ऑफ इज -2 एंड द पे ऑफ ऑफ प्लेयर टू हु हैज एस्केलेटेड हिज पे ऑफ इज 1। अब इसके बैक डाउन में प्लेयर वन को जो है वो शर्मिंदगी हो रही है ना, बैक डाउन कर लिया, बड़ा हीरो बन रहा था, धमकियां वमकियां लगा रहा था, गोले चला रहा था, लेकिन जब हमने मिसाइल वगैरह चलाया तो आगे से चुप है। और जो है वो प्लेयर टू जो है उसको मिलेगा 1, यानी ही इज नाउ विनर, यानी उसने गोलियां चलाई और आगे से अगली टीम फारग, अगले मुल्क जो है उसने कुछ नहीं किया, या ये है कि वो फिर वॉर करे, वो कहेगा चलो अभी फिर जंग करते हैं, लो भी लाने जंग हो गया, फिर तोपें वगैरह चल रही हैं, जो भी अल्लाह माफ करे, और इन दैट केस बोथ आर गोइंग टू लूज -1 सपोज, दोनों को नुकसान होगा उस सूरत में। नाउ दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो, फरवरी के यानी वो सिनेरियो याद करें, इसी तरह की सूरत हाल थी, इंडिया ने जो है वो थ्रेटन किया, पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों के ज़रिए जो है वो, मतलब पहले इंडिया ने एंट्री मारी अपने जहाज़ों के ज़रिए, फिर पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को निशाना बनाया, अब उसके बाद इंडिया हैड एन ऑप्शन, यहाँ इंडिया पहुंच गया, बिल्कुल यही समझे, इंडिया के पास ऑप्शन था डू नथिंग और मेक एन एंट्री इन पाकिस्तान टेरिटरी थ्रू इट्स एयरप्लेन्स। जब वो आ गए, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन था कुछ ना करें या एस्केलेट करें जवाब में। व्हेन पाकिस्तान एस्केलेटेड, इंडिया हैड एन ऑप्शन डू नथिंग और डू वॉर। व्हाट डिड इंडिया डू? दे डिड नथिंग, है ना। तो बेसिकली उन्होंने ये चूज किया। अब लेकिन देखें, अब ये गेम यूं नहीं है, जब इस गेम को हम गेम थ्योरेटिक उसके अंदर सॉल्व करेंगे तो फिर होना क्या चाहिए, ठीक है। अब बैकवर्ड इंडक्शन का मेथड ये कहता है कि भाई इस गेम को यूं सॉल्व करो, okay, let's start this game from the last node, which is this node 1, ठीक है। So let's start the question कि player 1 will, what will player 1 do if the game reaches at this node 1, ये जिसको हाईलाइट कर दिया गया है। अब देखें, जब प्लेयर अगर गेम यहां पहुंच जाता है तो इसको मैं अलहदा से लिख देता हूं, सिर्फ इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने यहां पर लाके लिख दिया, प्लेयर 1 हैज एन ऑप्शन बैक डाउन और गो फॉर वॉर, सही है। और ये वही वाले पे ऑफ्स जो यहाँ लिखे हुए हैं वो मैंने वहां लिख दिए, यानी उस गेम का एक सब गेम मैंने वहां लिख दिया। अब जरा नर्व्स नोट करें, हम कह रहे हैं ये गेम एक गेम नहीं है फुल, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गेम हैं, इसको डिवाइड कर दो। पहला गेम यूं समझ लें यहाँ पर है, व्हाट प्लेयर 1 इज गोइंग टू डू, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस सब गेम। What should player 1 do if the game reaches here? He should clearly go for war। क्यों? क्योंकि प्लेयर 1 का पे ऑफ -1 है अगर वो वॉर के लिए जाता है, और अगर वो शिकस्त तस्लीम करता है उसकी एस्केलेशन के जवाब में, ही डज नथिंग, ही बैक्स डाउन, हिज पे ऑफ इज -2। तो जाहिर है -2 इज इंफीरियर टू -1,
तो ही विल गो फॉर वॉर। उसे फिर यहाँ पहुंचकर, अगर गेम यहाँ पहुंच गया, फिर उसे जंग करनी है। अगर उसमें इज्जत वगैरह, गैरत वगैरह, लड़ाई वगैरह हो जाती है ना, तुम्हें इज्जत नहीं है, तुम्हें गैरत नहीं है, तो अब अगर उसमें गैरत वगैरह हुई तो अब उसको फिर लड़ना चाहिए फिर। अच्छा चलो जी, लेट्स टेक दिस इंफॉर्मेशन बैक। अब जरा इस इंफॉर्मेशन को सामने रखें कि जब गेम इस नॉट पे पहुंचेगा तो जंग होनी है। सही है। नाउ वी आर नाउ एट नॉट 2। अब एक और सब गेम है इस गेम के अंदर जो नॉट 2 से शुरू हो रहा है। व्हाट शुड प्लेयर डू इफ द गेम रीचेस एट दिस नॉट? रिमेंबर, हमने ये वाली नॉट पे क्या होना है ये डिटरमिन कर लिया है, वहां होनी है वॉर। ठीक है, अब हम यहां पर पहुंच गए। नाउ वी हैव बेसिकली, अच्छा ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर 1 नहीं 2 होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर 2 की नॉट है, ये 2 है, ये गलती हो गई। ठीक है, यहाँ समझ लें, यहाँ 2 लिखा हुआ है। सही है। नाउ प्लेयर 2 हैज two options, either concede, and in that case this is the payoff that both will be facing. And what will be the payoff if player 1 makes 2 makes a decision of escalation here? ये करे, फिर क्या होगा, फिर क्या payoff मिलना है? रिमेंबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर गेम यहां पहुंच गया, इसके एस्केलेशन से गेम यहां पहुंच जाएगा, और यहां अगर गेम पहुंचा तो प्लेयर 2 ने करनी है, 1 ने करनी है वॉर। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्लेयर एस्केलेट चूज करेगा तो अगले स्टेप में प्लेयर 1 वॉर चूज करेगा। तो इसको मालूम है कि मेरी एस्केलेशन के जवाब में जो पे ऑफ मुझे मिलना है वो ये वाला है, वो ये नहीं हो सकता, बिकॉज ही नोज दैट ही इज रैशनल, है ना, ही विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज रिटर्न। तो 1 नॉट पर पहुंचकर यहां पर गेम ने यूं नहीं जाना, यूं जाना है। ठीक है ना, ये हमने पिछले स्टेप में डिटरमिन कर लिया है, क्योंकि ये -1 इसके -2 से बेहतर है, तो वो ये ऑप्शन चूज करेगा, वॉर के लिए जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेयर 2 है उसका जो पे ऑफ है वो -1 और -1 वाला सिनेरियो फेस कर रहा होगा एस्केलेशन में। आ गई ना बात समझ में? वो याद है, मैंने उठा के यहां से यहां लिख दिया था, मैं वो लिख नहीं रहा। ठीक है, पिछले गेम में हमने, आप चाहें तो इस वाले पे ऑफ को, जब जब मुझे यहाँ सॉल्व हो गया गेम, आई कैन सिंपली राइट इट हियर, which is not required at all. We know that if he goes for escalation, he will go for war. So against escalation, payoff will be -1, -1. What does it mean? The player 1 knows that if I concede, I will be facing a payoff of 1, and if I escalate, my payoff will be सॉरी प्लेयर 2 है ना, ये गलत, ये हाँ ये 2 है। सो प्लेयर 2 knows that if I concede, my payoff will be -2, and if I escalate, my payoff will be -1। सही है ना, ये दूसरा नंबर जो है प्लेयर 2 का होता है, और ये प्लेयर 2 की नॉट है, यहाँ गलती से सिर्फ 1 लिखा गया है। सो प्लेयर 2 विल गो फॉर एस्केलेट। व्हाई? क्योंकि हम देख रहे हैं एस्केलेशन की सूरत में उसका पे ऑफ -1 है, और कंसीड की सूरत में उसका पे ऑफ -2 है। तो इफ द गेम रीचेस हियर, प्लेयर 2 शुड बी चूजिंग एस्केलेट। ना, क्या मतलब हुआ? अगर गेम यहां पहुंचा तो प्लेयर 1 वॉर के लिए जाएगा, अगर गेम इसके बाद यहां आएगा तो प्लेयर 2 जो है वो एस्केलेट के लिए जाएगा। नाउ लेट्स टेक दिस इंफॉर्मेशन बैक टू नॉट 1। अब हमने ये सब गेम भी सॉल्व कर लिया, यहां आएगा तो वॉर होगी, यहां आएगा तो एस्केलेट होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट शुड प्लेयर 1 डू given that these two decisions have been determined in the future। यानी फ्यूचर के ये दो नॉट्स मुझे पता लग गए यहां पर क्या होने वाला है। ओके, नाउ वी आर एट दिस नॉट विच इज हाईलाइटेड, ये वाली। So let's see what will happen. So player 1 has two options once again. Either he can accept the status quo, मस्ती ना शुरू करे, और he can threaten, थोड़ी बहुत गोलाबारी वगैरह चेक करे क्या करता है अगला। अब अपने आप से ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि if we accept the status quo, there is no good and no bad, दोनों का पे ऑफ 0-0 है, उसका अपना पे ऑफ भी 0 होगा। What will be his payoff if he goes for threaten? अब जरा ये सोचिए, अगर वो थ्रेटन के ऑप्शन के ऊपर जाता है तो हमने ये देख लिया गेम कहां चला जाएगा, नॉट 2 पर। नॉट 2 पर क्या होना है, एस्केलेट। फिर गेम चला जाएगा नॉट 1 पे, और नॉट 1 पे प्लेयर 1 को फिर क्या करना है, वॉर। तो इसका मतलब है उसके सामने ये सिनेरियो है।
कि if I accept the status quo, I face a payoff of 0. However, if I threaten, then the game will be taken to player 2. अब जब उसकी कोर्ट में बॉल जाएगी वो एस्केलेट करेगा, फिर जब मेरे कोर्ट में बॉल आएगी मुझे वॉर करनी है, एंड आई विल बी हैविंग अ पे ऑफ -1. ठीक है ना, प्लेयर 1 विल बी नाउ हैविंग ए, यानी अब उसके सामने बिल्कुल क्लियर चॉइस है कि अगर सब प्लेयर हर स्टेप में रैशनल खेलना शुरू कर दें, तो मैं अगर एक्सेप्ट खेलता हूं तो आई विल हैव अ पे ऑफ 0. अगर मैंने थ्रेटन खेला, देन आई विल इवेंचुअली बी फेसिंग ए पे ऑफ -1. Now he has to choose between accept and threaten given that these decisions have been determined. ये सारा जो है, यानी ये दो सब गेम्स के इक्विलिब्रियम निकल चुके हैं. यहां नैश इक्विलिब्रियम क्या था? वॉर. यहां नैश इक्विलिब्रियम क्या था? एस्केलेट. अब उसने अपना मूव लेना है. व्हाट शुड ही डू? क्लियरली ही शुड चूज एक्सेप्ट. ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज इन दैट केस हिज पे ऑफ इज better. 0 is better than -1. तो he will be choosing accept. आ रही है ना बात समझ में? तो अब आप देखें बैकवर्ड इंडक्शन में मैं गेम को कैसे सॉल्व करता जा रहा हूं. अब आप जरा नोट करें. अब हम इस चीज की तरफ जाते हैं कि एक ये जो हमारे, अब हमें दो चीजें मालूम हो गई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन, है ना, starting from the last node and taking the decision taken at the last node to the previous node to determine that how players will respond to the future responses. ठीक है, मुस्तकबिल के जो फैसले हैं उनको सामने रखते हुए मैं हाजिर के फैसले कर रहा हूं. गिवन दैट कि मुझे मालूम है कि मुस्तकबिल मुझे बिल्कुल मालूम है और रैशनैलिटी भी प्रिवेल कर रही है. ये असम्पशन हम ले रहे हैं. तो ये मालूम हो गया. दूसरा हमें ये भी पता चल गया कि सब गेम का क्या मतलब है, कि ये एक गेम नहीं है, इसमें 3 गेम्स हैं. So this entire game can be broken down into 3 games and each sub game has its equilibrium. है ना, यहां पर एक इक्विलिब्रियम था वॉर, यहां इक्विलिब्रियम था एस्केलेट, इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम है एक्सेप्ट. तो अब ये जो हमारा गेम है, इसकी जो इक्विलिब्रियम है उसको लिखते कैसे हैं? आप जरा नोट करें. प्लेयर 1 ने क्या क्या मूव लिए हुए हैं? एक्सेप्ट अगर गेम यहां पहुंचा, और अगर गेम यहां पहुंचा तो वॉर. और प्लेयर 2 ने क्या डिसीजन लिया हुआ है? अगर गेम यहां पहुंचता है, प्लेयर 2 की नॉट एक ही है ना, तो वो एस्केलेट करता है. सो प्लेयर 1 हैज टेकन 2 डिसीजन इन दिस गेम, इन दिस एंटायर गेम, एक्सेप्ट, वॉर. और प्लेयर 2 हैज टेकन 1 मूव एंड दैट इज एस्केलेट. तो इस गेम का आउटकम हम कहेंगे क्या है? नो वॉर, स्टेटस को विल प्रिवेल. ठीक है ना, प्लेयर 1 के लिए रैशनल यही है कि वो मस्ती शुरू ना करे, एक्सेप्ट रखे, क्योंकि उसको पता है आखिर में फिर जंग करनी पड़ेगी एंड दैट इज द वर्स्ट ऑप्शन. So the equilibrium, which is called the sub game perfect equilibrium, is written like this. ये क्या लिखा हुआ है? यानी इसमें लिखा हुआ ये है कि जो हमारे पास प्लेयर 1 है, he has taken 2 moves, accept and war, whereas player 2 has made only 1 move and that is escalation. तो हमने यूं लिखा, ये 2 स्ट्रेटजीज इस पूरे गेम में प्लेयर 1 ने ली है, एक स्ट्रेटजी जो है वो प्लेयर 2 ने ली है एस्केलेशन की. तो अगली बात ये नोट करें कि आउटकम ऑफ द गेम और सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम एक ही चीज को नहीं कहते. आउटकम का मतलब सिर्फ ये होता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द गेम एंड्स, और वो क्या है? स्टेटस को. कि बस ये कि प्लेयर 1 जो है कुछ भी नहीं करेगा, दोनों मुल्क आराम से बैठेंगे. ये आउटकम ऑफ दिस गेम है. Outcome of the game does not tell anything about how players reacted to each other's decisions in the entire game. ठीक है ना? On the other hand, sub game perfect equilibrium is a complete plan of action. ये बात समझने की है, यानी वो कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन होता है दोनों प्लेयर्स का. क्या मतलब है कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन है? कि ये हमें ये बता रहा है कि प्लेयर 2 की नहीं किस तरह से गेम चला था, इस तरह चला था. प्लेयर सबसे आखिरी नॉट पे ये वाला डिसीजन हुआ था कि प्लेयर 1 की
एस्केलेशन के जवाब में प्लेयर, मुझे भूल गया, जरा मैं इसको देख लूं पिछली स्लाइड में क्या था। हाँ, वॉर, ये प्लेयर 1 ने डिसीजन लिया है आखिर में जाके। नाउ लेट्स सी ये क्या लिखा हुआ है। स्लाइड पे रखनी चाहिए थी ये वाली गेम भी। अच्छा जी, प्लेयर 1 जो है जब आखिर में गेम पहुंचेगा वो वॉर करेगा, और इसके वॉर के जवाब में प्लेयर 2 एस्केलेशन करेगा, और इसके एस्केलेशन के जवाब में प्लेयर 1 एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन है कि एट हर सब गेम लेवल पर क्या हो रहा है, और ये जो कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन है फॉर बोथ प्लेयर्स, इसके नतीजे में गेम का क्या आउटकम है, स्टेटस को। तो status quo is simply sorry, outcome of the game is simply what happens when the game ends, that's it. Whereas सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, जिसको SPE हम कह रहे हैं, वो सारे प्लेयर्स की सारी स्ट्रेटजीज को इंडिकेट कर रहा होता है हर सब गेम लेवल के ऊपर जो उन्होंने चूज की हुई होती है। यानी यूं समझें कि सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम एक सीक्वेंशियल गेम के अंदर जितने भी सब गेम इक्विलिब्रियम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी उसके अंदर इस गेम में हमारे पास 3 नैश इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, और उन 3 नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजीज को जब मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये अब हमारे पास कहलाता है सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। आउटकम ऑफ द गेम को और सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम को एक चीज नहीं समझना। आउटकम सिर्फ फाइनल आउटकम होता है कि अच्छा भाई होगा क्या। सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम ये बताता है कि हर स्टेज पे हर प्लेयर करता क्या है। तो जब हम उसको यूं करके लिख देते हैं जैसे यहाँ इंडिकेट किया है, तो ये बता रहा है कि पहला प्लेयर एक्सेप्ट करता है और वॉर करता है, दूसरा प्लेयर एस्केलेट करता है, और तरतीब हमारे सामने गेम की मालूम है कि प्लेयर 1 के वॉर के जवाब में 2 एस्केलेट करता है, और उसके एस्केलेट के जवाब में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही है, दैट इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट बेसिकली गिवन इन the simple outcome of the game, which is the maintenance of the status quo. अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है। ये गेम है, इस गेम को आप लोग सॉल्व करेंगे खुद बैकवर्ड इंडक्शन मेथड से। पहला नंबर पे बहुत आसान है, मतलब ये कि आखिरी नोट से शुरू करें, यहां से शुरू करेंगे, गेम यहां आएगा तो क्या होगा, और यहां जो इक्विलिब्रियम आएगा गिवन दैट यहां गेम आएगा तो क्या होगा, तो जो पे ऑफ होगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ डिटरमिन करें गेम अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, तो जो पे ऑफ आएगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर अब प्लेयर 1 के पास ऑप्शन है कि वो इस यहाँ जो पे ऑफ है और यहाँ जो पे ऑफ है उसके मुताबिक अपना फैसला कर ले। तो अब आप लोग ये एक्सरसाइज जरा करें कि बैकवर्ड इंडक्शन के जरिए इस गेम को सॉल्व करें आगे लेक्चर सुनने से पहले। और दूसरे नंबर पे ट्राई टू राइट डाउन इट्स सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन द मेथड दैट इज गिवन हियर। सही है, इस मेथड के जरिए से इसका अब आप सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो बच्चे असल में आ गए थे, तंग करते हैं। ओके, कहाँ तक पहुंच गए थे जी हम, मुझे भूल गई बात। अच्छा, ये जो ए जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये बिला वजह में कोई नंबर लिखा हुआ है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस लेक्चर, प्रोबेबली वो कॉपी पेस्ट करते हुए डिलीट करना रह गया था। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस गेम। दिस इज मतलब यह कि आपके जवाब में टॉप बॉटम, डाउन के जवाब में लेफ्ट राइट, और इसके लेफ्ट के जवाब में फिर वो पी क्यू खेल सकता है 1, और सिर्फ स्ट्रेटजी इसके नाम है और कुछ भी नहीं। ओके, तो दो काम करें, एक तो इस गेम को आप सॉल्व करें, नंबर 2 इसको देखें कि इसका जो यानी जो हम अल्लाह अपना भला करे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम इस फॉर्मेट पे जरा लिखने की कोशिश करें। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट तो ये मैं आगे जो एग्जांपल दे रहा हूँ जरा इसको आप सुन लें। ठीक है, अगर वो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम लिखना ना आए। Okay, now let's consider a staggered game and identify another important feature of solving this type of game. यानी अगर हमारे पास extensive form of the game हो
तो उसका इंटेंसिव फॉर्म से क्या सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम लिखते अलग तरीके से हैं या कोई और फायदा भी है? ओके, लेट्स सपोज वी हैव स्टैग एंड गेम विद द सेम स्टोरी। ये प्लेयर वन के पास ऑप्शन ये है कि वो या स्टैग के पीछे भागे या खरगोश के पीछे भागे, ठीक है, हेयर के पीछे भागे। और हमने ये फर्ज कर लिया है कि प्लेयर वन इज मूविंग फर्स्ट वेयर एज प्लेयर टू इज गोइंग टू मूव सेकेंड। सो दिस इज नाउ प्लेयर टूज मूव। अच्छा, यहां मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टू को इससे ऊपर जो है ये प्राइम लगा दिया। ये प्राइम ये इंडिकेट कर रहा है ये प्लेयर टू की वो वाला नोड है जब प्लेयर वन ने स्टैग के पीछे गया है, और टू डबल प्राइम प्लेयर टू का वो मूव होगा जब प्लेयर वन हंट कर यानी हेयर के पीछे चला गया है। ठीक है, ये है दोनों प्लेयर टू के ही मूव्स, सिर्फ लिखने के नुक्ता नज़र से, आइडेंटिफाई करने के नुक्ता नज़र से मैंने इनकी नेमिंग ज़रा फर्क तरीके से कर दी है। नाउ what will happen if player 1 goes for hare and 2 all goes for stag? तो हमने ये देखा था कि प्लेयर 2 जो है वो चूंकि चला गया है हरन के पीछे, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अकेला नहीं वो पकड़ सकता, तो उसको 0 मिल रहा है। और प्लेयर 1 जो खरगोश के पीछे गया है ही विल गेट 2 खरगोश, है, उसको 2 रैबिट्स मिल जाएंगे एंड ही विल बी हैप्पी। अच्छा, अगर प्लेयर इसके यानी खरगोश के जवाब में 2 भी खरगोश खेल दे, यानी वो चला जाए उसी के पीछे, देन बोथ विल गेट 1 रैबिट। सही है, दिस इज द सेम स्टोरी। अब फर्क ये है कि हमने इसको एक्सटेंसिव फॉर्म में लिखा है। इफ 1 गोज फॉर स्टैग एंड 2 आल्सो गोज फॉर स्टैग, then both will have a very larger amount of meat and say will get 30 kg or 3 kg whatever this is। दोनों को हरन मिल के दोनों पकड़ लेंगे और दोनों को फायदा हो रहा है। और अगर ये इसके स्टैग के जवाब में हंट के पीछे जाता है यानी हेयर के पीछे जाता है, तो प्लेयर वन चूंकि बड़े जानवर के पीछे चला गया जिसे वो अकेला नहीं पकड़ सकता, ही विल गेट 0 एंड 2 विल गेट 2 रैबिट्स, यानी इसका अब ये इनवर्स हो गया। अच्छा, अब ये डेलिबरेटली मैंने आपके सामने 3 तरह से गेम्स लिख दिए हैं। एक तरह का पे ऑफ वो जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ था, वो भी इस तरह के गेम्स को लिखने का जायज़ तरीका है। दूसरा जो है वो अभी हमने एस्केलेशन गेम लिखा तो वो एक और तरह से लिखा। ये एक और तरह का ट्री आपके सामने है, दिस इज परफेक्टली द सेम टाइप ऑफ ट्री, लेकिन ये डंडे निकलने का जो अंदाज है नॉट से वो जरा फर्क है। सही है, तो आप अगर चाहते तो यहाँ से यूं और यूं पे ऑफ बना लेते और यूं बनाते, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये दिस इज जस्ट सिंपल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो वी आर गिविंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सो दैट व्हेन यू कंसल्ट द बुक तो आपको कोई परेशानी ना हो। उसमें इसी तरीके से वो घुमा फिरा के ये गेम्स इंडिकेट करता है। ओके, तो हमने फर्ज किया कि जी प्लेयर 1 जो है वो फर्स्ट मूवर है ना इस गेम के अंदर। अब सवाल उठाएंगे व्हाट विल प्लेयर 2 डू इफ द गेम रीचेस हियर। ठीक है ना, ये 2 प्राइम नॉट के ऊपर अगर गेम आ जाए तो ही शुड चूज एस। वाई? लेकिन अगर गेम यहां आ गया ना, अगर गेम यहां आ गया है, फोकस करें, अगर यहां आया है तो प्लेयर 2 के सामने या तो ये कि वो हंट करे हेयर का यानी खरगोश के पीछे भागे एंड गेट 2, और ही शुड गो फॉर स्टैग एंड गेट 3। तो ऑब्वियसली 3 इज बेटर देन 2, सो ही विल गो फॉर स्टैग। ठीक है। अच्छा, अगर गेम यहां पहुंच गया अब उसको क्या करना चाहिए? इफ द गेम रीच इज एट दिस नॉट 2 डबल प्राइम यानी प्लेयर 1 ने हेयर खेल दिया हो, तो अब उसको क्या करना चाहिए? स्टैग के लिए जाएगा तो ही विल गेट 0, हेयर के लिए जाएगा ही विल गेट 1। So what should he do? 1 is prefer to 0, so he should go for hair। यानी इसके खरगोश के जवाब में इसको खरगोश खेलना है। ठीक हो गया ना, ये बिल्कुल आसान होगा। S के जवाब में S, H के जवाब में H। ये आप याद करें, ये बिल्कुल वही 2 नैश इक्विलिब्रियम है जो हमने पहले भी बनाए हुए हैं। अच्छा, अब प्लेयर 1 की बारी आ गई ना। अब गेम ये यहां मैंने सॉल्व कर लिया, यहां भी सॉल्व कर लिया। यहां अब इस प्लेयर को क्या करना है? व्हाट इज द गेम दैट ही इज फेसिंग? इसके सामने गेम बेसिकली ये है कि अगर मैं एस खेलता हूं तो ये प्लेयर यहां पर एस खेलेगा एंड आई विल बी फेसिंग 3।
face, my payoff will be 3. And if I play H, then player 2 will play H and my payoff will be 1. So my choice is either between 3 और 1. ये वाला जो डंडा है और इसका एसोसिएटेड पे ऑफ और ये वाली जो स्टिक निकल रही है और इसका एसोसिएटेड पे ऑफ, दीज आर इररेलेवेंट. जो प्लेयर 1 के लिए अब जो रेलेवेंट पार्ट रह गया है वो ये नॉड तक के बाद ये हिस्सा और इसके बाद ये वाला हिस्सा. ठीक है ना, ये इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है क्योंकि प्लेयर 2 ने ये चूज ही नहीं करना, उसको मालूम हो गया है ना. वी हैव सॉल्व दीज 2 सब गेम्स. ठीक है ना, ओके. सो नाउ प्लेयर 1 शुड चूज स्टैग. सो व्हाट इज द सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम? अब आप गौर से देखें, इस गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम क्या है? S फॉर प्लेयर 1 which is this, and these S and H for player 2. ठीक है ना, यानी प्लेयर 1 जो है वो इस गेम में क्या कर रहा है? he is choosing S, this strategy which is stag, and player 2 he is choosing strategy S and H. यानी अगर 2 प्राइम पर गेम आया तो S, 2 डबल प्राइम पे आया तो H. तो इसका मतलब ये हुआ कि सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम इज S फॉर प्लेयर 1 एंड दिस S फॉर प्लेयर 2 एंड दिस H फॉर प्लेयर 2. तो इस तरह से उसको लिख दिया. अब आप इस मेथड को दोबारा अप्लाई करते हुए जो गेम आपको एक्सरसाइज के लिए दी गई थी उसका सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम लिखें. ठीक हो गया जी. अच्छा, अब जरा ये इस गेम की एक कैरेक्टरिस्टिक नोट करें, और वो क्या है कि जब हमने ये गेम सॉल्व किया था साइमल्टेनियस मूव में, तो याद करें इसके 2 इक्विलिब्रियम थे, S S H H. या ये है कि दोनों स्टैक के पीछे चले जाएं, या ये है कि दोनों हेयर के पीछे चले जाएं. ठीक है ना, आप इसकी इंटेंसिव फॉर्म को दोबारा जरा रिकॉल कर लें. उसमें 2 नैश इक्विलिब्रियम थे, लेकिन इसमें आप देखें गेम का आउटकम क्या है. इस गेम का आउटकम क्या है? आउटकम यह है कि दोनों हरन के पीछे जाएंगे. रिमेंबर, आउटकम इज नॉट SPE. SPE मालूम हो तो मैं आउटकम बता सकता हूं. आउटकम तो इतना सही है, दोनों हरन के पीछे जाएंगे, बट दिस इज नॉट हाउ वी राइट SPE. SPE इज कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन. कि प्लेयर 2 जो है चूंकि S खेलेगा जब प्लेयर 1 S खेलेगा, और चूंकि प्लेयर 2 जो है वो H खेलेगा जबकि प्लेयर 1 H खेलेगा, इसलिए प्लेयर 1 S खेलेगा. दिस इज SPE. ठीक है ना, दिस इज SPE कि हर स्टेज का नैश इक्विलिब्रियम, हर सब गेम का नैश इक्विलिब्रियम जमा करके SPE बन गया. आउटकम क्या है? दोनों हरन के पीछे जाएंगे. दैट्स इट. बट नोट करें कि वी हैव a single unique equilibrium in this time, unlike the other game when we were having basically simultaneous move game, है ना, वहां पर मल्टीपल इक्विलिब्रियम आ गया था. तो फर्क क्या हुआ फिर साइमल्टेनियस गेम में और सीक्वेंशियल गेम में? एक फर्क हमारे सामने ये आ गया कि एन मुमकिन है कि एक गेम जो साइमल्टेनियस सिनेरियो में मल्टीपल इक्विलिब्रियम दे, तो सीक्वेंशियल गेम के अंदर उस गेम का इक्विलिब्रियम एक ही रह जाए. यानी साइमल्टेनिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम को खत्म करने का एक तरीका क्या है? वहां हमने डिस्कस किया था ना कि वन वे ऑफ रिजॉल्विंग दिस गेम इज दैट बेसिकली दे मेक एन इंटरेक्शन विद ईच अदर, है, दे मेक अ कॉल. तो वो बैड इक्विलिब्रियम जो H वाला है उससे बच सकते हैं. लेकिन हम कह रहे हैं कि एक और तरीका भी अब हमारे सामने आया, और वो क्या है कि एक प्लेयर पहले अपनी बारी चले. आप इस गेम को यूं सॉल्व करके देखें. अभी मैंने फर्ज किया कि प्लेयर 1 ही इज मूविंग फर्स्ट एंड प्लेयर 2 इज मूविंग सेकंड. लेट्स रिवर्स दिस ऑर्डर. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. जस्ट राइट डाउन दिस गेम बाय चेंजिंग दिस आइडेंटिटी. यहां अब आप लिख दें प्लेयर 2, उसके पास S और H की चॉइस है. यहां आप लिखें 1 प्राइम 1 डबल प्राइम, एंड देन यू सॉल्व दिस गेम. अब ज़ाहिर पे ऑफ्स की नंबरिंग इसी तरीके से रहेगी या नहीं, देखें जरा, इसको मैं नहीं करना चाह रहा. इस गेम को सॉल्व करें और फिर देखें क्या आता है. यू विल सिंपली ऑब्जर्व सम चेंज इन दिस SPE, क्योंकि आप प्लेयर 1 के पास 2
स्ट्रेटजीज निकलेंगी, 2 के पास 1 निकलेगी क्योंकि वो आखिर में यहाँ पर 1 ले रहा होगा। और गेम का सोल्यूशन फिर एस यानी यही आएगा, प्लेयर यानी गेम का आउटकम यही आएगा, दोनों स्टैक के पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेयर 1 को पहले मूव करवाएं या प्लेयर 2 को पहले मूव करवाएं, यू विल फाइंड अ यूनिक इक्विलिब्रियम इन दिस गेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैग एंड गेम में अगर हम किसी तरीके से ऑर्डरिंग ऑफ द मूव डिटरमिन कर दें कि वन ऑफ दीज टू इज गोइंग टू टेक फर्स्ट मूव, द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल इक्विलिब्रियम विल बी रिजॉल्व। यानी बहुत सी दफा लोगों का झगड़ा खत्म करने का एक तरीका ये होता है कि हम लोगों के राइट्स टू मूव फर्स्ट ये डिटरमिन कर दें समहाउ। ठीक है ना, यानी लाइन में जो आगे लगा हुआ है वो पहले है। नाउ दिस इज अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर आप ये रूल डिटरमिन नहीं करते तो फिर झगड़ा रहेगा भाई कौन पहले। ठीक है ना, जैसे मार्केट में ये रूल है कि जिसकी जेब में ज्यादा पैसा है चीज उसकी। खैर मैं इस फिलहाल इतनी डाइग्रेशन में नहीं जा रहा। तो यानी मल्टीपल इक्विलिब्रियम सॉल्व करने का एक तरीका, इसका मतलब है हमें पता लग रहा है, वो है डिटरमिनिंग दी वे और द ऑर्डर इन विच पीपल मूव देयर और दे टेक देयर स्ट्रेटजीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके लिए एक और एक्सरसाइज है और वो ये कि आपने बैटल ऑफ सेक्सेस गेम को सॉल्व करना है इसी तरह से। यानी एक दफा आप फर्ज करें कि हस्बैंड मूव फर्स्ट और उनके पास फिर इसी तरीके से 2 चॉइसेस हैं दोनों, और फिर जो है वो यानी क्रिकेट और मार्केट, फिर वाइफ बाद में दाम चलती है और उसके पास यही 2 चॉइसेस हैं। फिर आप इस गेम को सॉल्व करें वाइफ मूविंग फर्स्ट एंड हस्बैंड मूविंग सेकंड, और फिर देखें गेम में क्या होता है। जब आप इस गेम को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मल्टीपल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा, दोनों में यूनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा दोनों तरीकों से। अलबत्ता इस गेम के आउटकम में और स्टैग एंड वाले गेम के आउटकम में आपको ये फर्क नजर आएगा कि याद करें बैटल ऑफ सेक्सेस में इशू क्या था कि दोनों प्लेयर अपनी मर्जी का इक्विलिब्रियम चाहते थे, बोथ हैड ए प्रेफर्ड इक्विलिब्रियम, है ना, 2 इस तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं उसमें। स्टैग एंड में ऐसा नहीं है, स्टैग एंड में दोनों के लिए एक प्रेफर्ड इक्विलिब्रियम होता है, यानी एस एस इक्विलिब्रियम वाज सुपीरियर टू एच एच इक्विलिब्रियम फॉर बोथ। लेकिन बैटल ऑफ सेक्सेस में ऐसा नहीं है ना, दोनों के लिए अपना अपना एक प्रेफर्ड इक्विलिब्रियम होता है। तो जब आप इस गेम को सॉल्व करेंगे हस्बैंड वाइफ वाले गेम को विद हस्बैंड मूविंग फर्स्ट, तो आपको नजर आएगा कि वो इक्विलिब्रियम आएगा गेम से जो हस्बैंड का प्रेफर्ड होगा। और जब वाइफ पहले मूव करेगी तो यू विल ऑब्जर्व कि वो इक्विलिब्रियम निकल के आएगा जो वाइफ को प्रेफरेंस यानी जिसकी होगी वाइफ की। तो इस सिनेरियो को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कई दफा ये होता है कि द वन हु टेक्स द फर्स्ट मूव इज बेटर ऑफ। तो जिंदगी में कई दफा ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि जो प्लेयर्स में से जो पहली अपनी बारी चल रहे बिकॉज ही सेट्स द टोन एंड ही इज बेटर ऑफ। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना जो है वो उसकी एग्जाम्पल आपको नजर आ जाएगी बैटल ऑफ सेक्सेस गेम के अंदर। तो ये जो आपको 3 एक्सरसाइजेस दी गई हैं, एक वो प्रीवियस गेम की जो प्रीवियस स्लाइड पे थी, ये स्टैग एंड गेम की रिवाइज फॉर्म में कि प्लेयर 2 इज मूविंग फर्स्ट, तो यू विल सी दैट द सेम इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्जर्व एस एस। और तीसरी ये कि बैटल ऑफ सेक्सेस को 2 तरह से सॉल्व करें एंड यू शुड ऑब्जर्व द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी वांटेड टू से इन दिस लेक्चर, और इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम।